एस राजामौली एक ऐसा नाम जिनके साथ हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर्स से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स भी काम करने का सपना देखते हैं, क्योंकि जहां बॉलीवुड फिल्मों को सिर्फ अपना बजट निकालने में ही आफत आ जाती है, वहीं एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर आगे निकल जाती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये राजामौली, कैसे इन्होंने गरीबी से निकलकर फिल्म डायरेक्शन में अपना करियर बनाया और आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। चलिए सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, देश के सबसे महंगे डायरेक्टर माने जाने वाले एस राजामौली का पूरा नाम आपको पता है? ये है कोडूरी श्री शैलाश्री राजामौली। 1973 में कर्नाटक के अमरेश्वर कैंप नाम के एक गांव में जन्मे राजामौली जी के पिता स्क्रीन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद जी हैं। वैसे अगर आप साउथ इंडियन फिल्मों के शौकीन हैं, तो इनके पिता को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि RRR, बाहुबली और मगधीरा जैसी बहुत सारी हिट मूवीज की स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी है। खैर, अगर हम बात करें एस राजामौली जी की अर्ली लाइफ की, तो आज भले ही वो काफी अमीर हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। वैसे तो राजामौली जी के दादाजी एक बहुत ही अमीर और जमींदार आदमी थे, जिनके पास करीब 360 एकड़ जमीन थी और उस टाइम पर फैमिली की लाइफ भी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन पिता और चाचा पर फिल्में बनाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उन्होंने सारी जमीनें ही बेच डाली। पर बदकिस्मती से इनमें से कई फिल्में कंप्लीट नहीं हो सकी और कुछ पूरी हुई भी तो सिनेमा घरों में इतनी बुरी तरह से पिट गई कि इनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। इस फेलियर के बाद से राजामौली की फैमिली बहुत ही बड़े डेट ट्रैप में फंस चुकी थी, जिसके बाद से एक बड़े से घर से निकलकर पूरी फैमिली को 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा और इस 2 कमरे में ही परिवार के 13 सदस्य रहा करते थे। उस समय एस राजामौली की उम्र सिर्फ 10 साल के आसपास थी और इस बदहाली ने उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर डाला। खैर, अपने इन हालातों और कर्ज से निकलने में इनके परिवार को काफी लंबा समय लग गया और इसी बीच राजामौली के 12th की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि आज के समय के इतने बड़े डायरेक्टर को अपने अर्ली 20s तक ये समझ नहीं आता था कि आखिर उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। कैरियर को लेकर इस तरह की लापरवाही उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसीलिए राजामौली को हमेशा उनसे डांट सुननी पड़ती और इस बात का मजा उनके रिश्तेदार भी लेने लगे थे। इसीलिए जब भी वो उनके घर आते थे तो जानबूझकर इस सवाल को छेड़ देते कि बेटा आगे क्या करना है, अब इसका जवाब क्या देना है। ये बात ना तो राजामौली को समझ आती थी और ना ही उनके घर वालों को। कभी कभी तो वो इस तरह के सवालों से तंग आकर यह कह देते थे कि मैं म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता हूँ। असल में राजामौली के उनके कजन MM कीरावानी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और उन्होंने कीरावानी को म्यूजिक के लिए काफी पैशनेट देखा था। अब राजामौली के पास अपना खुद का तो कोई फ्यूचर प्लान था नहीं, इसीलिए उन्हीं से ही इंस्पायर होकर वो बोल दिया करते थे कि मैं आगे जाकर म्यूजिक कंपोज करूंगा। खैर, कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चे को कैरियर के लिए लापरवाह देखता है तो उसके लिए ये सबसे बड़ी चिंता होती है। विजयेंद्र भी इसी को लेकर ही परेशान रहते थे और यही वजह थी कि उनके घर का माहौल खराब रहने लगा। ऐसे में अपने पिता की डांट और गुस्से से बचने के लिए राजामौली ने काम करने का सोचा और अपने पिता के साथ ही सेट पर जाने लगे। साथ ही वो अपनी या अपने पिता के लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को ले जाकर बड़े बड़े डायरेक्टर्स को सुनाने का भी काम करते थे। एक्चुअली राजामौली को स्टोरी टेलिंग में बहुत मजा आता था, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। असल में जब वो 7 साल के हुए तो उनकी दादी ने उन्हें रामायण, महाभारत और भगवत गीता के पाठ सुनाने शुरू कर दिए थे और इसी उम्र में ही उनके पिता ने उन्हें अमर चित्र कथा जैसी किताबें लाकर दे दी थी। साथ ही राजामौली को फिल्में देखने का भी बहुत शौक था और दोस्तों, मूवीज की कहानी को तो वो मिर्च मसाला लगाकर इतने इंटरेस्टिंग वे में अपने फ्रेंड्स को सुनाते थे कि मानो सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। और दोस्तों, उनके इसी अंदाज की वजह से उनकी स्टोरी टेलिंग को भी काफी पसंद किया गया और फिर थोड़े टाइम मेहनत करने के बाद उन्हें फिल्म एडिटर के वेंकटेश्वर राव के अंडर में काम करने का मौका मिल गया। यहाँ करीब 6 महीने काम करने के बाद उन्होंने चेन्नई के AVM थिएटर में भी कुछ दिनों के लिए काम किया और फिर डायरेक्शन के काम में अगले 6 सालों तक अपने पिता की मदद की। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरुआत में राजामौली अपनी या अपने पिता की लिखी हुई फिल्म स्क्रिप्ट को सुनाने का काम करते थे, लेकिन उस दौरान उन्हें एक बात हमेशा निराश करती थी कि दूसरे डायरेक्टर्स उनकी लिखी हुई कहानियों को अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ कर अलग ही रूप दे देते थे, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और दोस्तों, इसी निराशा ने ही उन्हें राइटिंग का काम छोड़कर फिल्म डायरेक्ट करने के लिए मोटिवेट किया, ताकि वो कहानी को उसके नेचुरल रूप में ही पर्दे पर उतारकर दर्शकों तक पहुंचा सके। हालांकि ये काम आसान बिल्कुल नहीं था, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जो कि अभी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया हो।
डायरेक्शन के फील्ड में उतरने के लिए राजा मौली चेन्नई से हैदराबाद शिफ्ट हो गए और फिर अपने एक रिलेटिव गुन्नम गंगा राजू जो एक डायरेक्टर थे उनसे फिल्म मेकिंग सीखने लगे। और फिर पहली बार राघवेंद्र राव के प्रोडक्शन में बनी तेलुगु टीवी सीरियल शांति निवासम को उन्होंने वारामुल्लापुदी के साथ में मिलकर डायरेक्ट किया था। ये समय एसएस राजामौली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहा था, क्योंकि उन्हें सेट पर हर रोज 17-18 घंटे तक काम करना पड़ता था, जिसके चलते ना तो उन्हें अपने परिवार के लिए समय मिल पा रहा था और ना ही वो खाने पीने या अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पा रहे थे। खैर, उनकी इसी मेहनत का ही नतीजा था कि साल 2001 में उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसने उनकी लाइफ बदल कर रख दी। असल में इस साल राजामौली ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने करियर की पहली फिल्म को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था स्टूडेंट नंबर 1। ये फिल्म इसलिए भी खास थी क्योंकि इस फिल्म के लीड हीरो थे जूनियर एनटीआर, जिनके खानदान का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। साथ ही स्टूडेंट नंबर 1 जूनियर एनटीआर की भी पहले ही फिल्म होने वाली थी, जिसमें अगर कोई भी चूक रह गई तो फिर जूनियर एनटीआर के करियर के लिए बहुत बड़ा खतरा तो था ही, साथ ही हो सकता था कि राजामौली को भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो जाएं। लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर को राजामौली पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसीलिए जूनियर एनटीआर को लॉन्च करने की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई। बाद में जब इस फिल्म पर काम करना शुरू किया गया तो फिर राजामौली को बहुत रिग्रेट होने लगा कि काश मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कुछ और दिन काम कर लिया होता, क्योंकि स्टूडेंट नंबर 1 को डायरेक्ट करते हुए उन्हें कई तरह के चैलेंजेस से गुजरना पड़ा था। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता नहीं था कि सीन को फिल्माने के लिए क्रेन को कैसे यूज करना होता है, क्योंकि टीवी सीरियल के दौरान उन्होंने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था और फिल्मों की शूटिंग उससे बहुत अलग थी। खैर, जैसे तैसे करके फिल्म को पूरा कर लिया गया और जब ये रिलीज हुई तो फिर ऑडियंस की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला, जिसके बाद से जूनियर एनटीआर रातों रात एक स्टार बन गए। इस फिल्म की सफलता का अंदाजा आप इसी डेटा से लगा सकते हैं कि फिल्म का बजट सिर्फ 1.85 करोड़ रुपए था, लेकिन इसने 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। स्टूडेंट नंबर 1 की सफलता ने राजामौली और उनके परिवार की तकदीर बदल दी, जिसके बाद से उनकी झोली में कई सारी और बेहतरीन फिल्में आने लगी। साथ ही फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी ये भरोसा हो गया था कि वो उनके पैसे डूबने नहीं देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राजामौली को अपनी दादी से रामायण और महाभारत के किस्से सुनना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उन्हें हमेशा से ही मन में रहता था कि मैथोलॉजिकल फिल्में बनाएं, और लकीली स्टूडेंट नंबर 1 के हिट हो जाने के बाद से उन्हें ये मौका भी मिल गया। इसके लिए राजामौली ने अपने पसंदीदा हीरो मलयालम स्टार मोहनलाल के साथ में अपनी पहली मैथोलॉजिकल फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी थी, पर शायद इस सपने को पूरा होने में अभी समय था, इसीलिए कुछ रीजंस की वजह से ये फिल्म कभी बन ही नहीं सकी। अब दोस्तों, राजामौली ने अपनी मेहनत और अच्छे डायरेक्शन की वजह से जूनियर एनटीआर की किस्मत को तो चमका दिया था, लेकिन अभी उन्हें सुपरस्टार बनाना बाकी था। इसीलिए इन दोनों ने एक बार फिर से कोलैबोरेशन किया और 2003 में सिम्हाद्री फिल्म को रिलीज किया, जो कि उस साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म का बजट था 8.5 करोड़ रुपए, लेकिन इसका टोटल कलेक्शन हुआ था 25.7 करोड़ रुपए। इस फिल्म की सफलता के बाद जूनियर एनटीआर को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि साउथ इंडिया में बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग सभी इन्हें पहचानने लगे थे। साथ ही राजामौली के करियर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला। साल 2004 में राजामौली ने अपनी तीसरी फिल्म साई को डायरेक्ट किया, जिसके लीड रोल में थे नितिन रेड्डी और जेनेलिया डिसूजा। यह फिल्म भी कुछ ऐसी हिट साबित हुई थी कि इसने 4 नंदी अवार्ड्स अपने नाम किए। अब दोस्तों, अभी तक तो राजामौली की सभी फिल्मों को ही थिएटर पर सफलता मिली थी, मगर इसके बाद उन्होंने एक ऐसी फिल्म को डायरेक्ट किया जिसकी कहानी लोगों के दिलों को छू गई। और कमाल की बात तो यह है कि इस फिल्म को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि ये थिएटर्स में 1000 दिनों तक चली थी। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मगधीरा की, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे कम से कम एक बार तो जरूर देखा होगा। ये फिल्म ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर बेस्ड है, जिसके राइटर राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद जी हैं। मगधीरा उस टाइम पर साउथ की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसने 2 नेशनल अवार्ड भी जीते थे। साथ ही ये उस समय जापान में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई थी। अब दोस्तों, जब साउथ की कोई मूवी हिट होती है तो भला उसे कॉपी करने में हमारे बॉलीवुड वाले पीछे कैसे रह सकते हैं। इसीलिए बोनी कपूर राजामौली के पीछे पड़ गए कि वो इसके रीमेक राइट्स को उनको बेच दें। हालांकि ये डील कभी भी फाइनल नहीं हो पाई। असल में साल 2006 के दौरान राजामौली ने जब विक्रमाकुर्दु को बनाया था, तभी उन्हें यह समझ आ गया था कि उन्हें रीमेक राइट्स बेचने का काम हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। अगर आप विक्रमाकुर्दु के बारे में नहीं जानते तो फिर अक्षय कुमार की रॉडी राठौर तो आपको याद ही होगी। असल में ये फिल्म विक्रमाकुर्दु की ही रीमेक थी।
इस मूवी के बनने के बाद से ही राजामौली को लगने लगा था कि सिर्फ वही हैं जो कि अपने पिता की लिखी कहानियों को सही से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी भी फिल्म का रीमेक राइट नहीं बेचेंगे। हालांकि मगधीरा के लिए उन्हें काफी अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे, लेकिन राजामौली ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। मगधीरा की सफलता के बाद राजामौली साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बन गया, क्योंकि सभी को पता था कि अगर किसी फिल्म को राजामौली ने डायरेक्ट किया है तो फिर एक्टर कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्टर के नाम पर ही सारी टिकटें बिक जाती हैं। राजामौली एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और वो ऐसे अनयूजुअल आइडिया या फिर स्क्रिप्ट पर काम करने से भी नहीं कतराते जिसे कोई दूसरा डायरेक्टर सुनते ही बोल दे कि ये बहुत ही बड़ी फ्लॉप फिल्म होने वाली है। और दोस्तों, उनके इसी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का ही नतीजा है 2012 में रिलीज हुई फिल्म ईगा, जिसका हिंदी डब्ड मक्खी तो आपने जरूर देखा होगा। बताइए कौन सोच सकता है कि आखिर लीड रोल में एक मक्खी को रखकर भी फिल्म को हिट किया जा सकता है। सिर्फ राजामौली ही हैं जो कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर सुपरहिट फिल्म बना सकते हैं। राजामौली और उनके पिता की जोड़ी ने साथ मिलकर कई सारी सक्सेसफुल फिल्में बनाई और जितना उन्होंने खोया था उससे कई गुना ज्यादा कमाया। अब उनके पास सक्सेस और इज्जत दोनों थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। आप जब भी राजामौली को चार लोगों के बीच में देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये लोगों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये इतने बड़े डायरेक्टर हैं। फेम आने के बाद भी इन्होंने अपने काम को बहुत प्रायोरिटी दी और दर्शकों के लिए कुछ नया पेश करते रहे। लेकिन अभी उनके करियर का वो टर्निंग पॉइंट आना बाकी था जिसने बॉलीवुड को भी बता दिया कि वो कितने पानी में है। असल में साल 2015 में जब एसएस राजामौली बाहुबली लेकर आए थे तब इसने पूरे इंडिया में ही तहलका मचा दिया था। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म रही और इसने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि आज के टाइम पर भी एक रिकॉर्ड है। कमाल की बात तो ये है कि इसी फिल्म ने ही पैन इंडिया ट्रेंड की भी शुरुआत कर दी थी, क्योंकि इस मूवी को पसंद करने वाले लोगों में सिर्फ साउथ इंडियन ऑडियंस ही नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया से इसके लिए बहुत ही बड़ा क्रेज देखने को मिला था। और दोस्तों, ये फिल्म ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर साबित हुई बल्कि ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार रहने लगा कि आखिर इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। एंड जब तक बाहुबली 2 नहीं आई तब तक सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। खैर, बाहुबली 2 भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने भी कमाई के नए रिकॉर्ड कायम किए। पर दोस्तों, इन सब चीजों की चकाचौंध से दूर राजामौली ने एक ऐसी फिल्म की कहानी पर भी काम करना शुरू कर दिया था जिसने इंडियन सिनेमा की तारीफ हॉलीवुड के सितारों से भी करवा दी थी। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं 2022 में आई RRR फिल्म की, जो कि इंडियन रिवोल्यूशनरीज की कहानी पर बेस्ड है और इसमें NTR जूनियर और रामचरण के साथ साथ अजय देवगन और आलिया भट्ट ने भी काम किया है। RRR को 550 करोड़ रुपए में बनाया गया था, जो कि अभी तक की मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म है और इसका ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन था 1300 करोड़ रुपए। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से बॉलीवुड को ताने मिलने शुरू हो गए थे कि उन्हें साउथ के सिनेमा से कुछ सीखना चाहिए। असल में RRR इंडियन प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म है जिसे एकेडमी अवार्ड दिया गया था। साथ ही इसका नाटू नाटू सॉन्ग न सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया का पहला सॉन्ग था जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर से नवाजा गया। और दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि नाटू नाटू को राजामौली की वही कजन MM कीरावनी ने कंपोज किया है, जिनसे इंस्पायर होकर ये म्यूजिक कंपोजर बनने की बात कह दिया करते थे। खैर, RRR ने टोटल 6 अवार्ड जीते थे और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई, जो पूरे इंडिया के लिए एक गर्व की बात थी। RRR की सफलता के बाद से हम भारतीय लोगों की मानसिकता ही बदल गई। हम लोगों में एक परसेप्शन बनने लगा कि अब कोई बॉलीवुड, टॉलीवुड या कॉलीवुड नहीं है, बल्कि अब है तो सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। कमाल की बात तो ये है कि जो बॉलीवुड वाले साउथ एक्टर्स या डायरेक्टर्स से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, वो उनके साथ फिल्म करने के लिए बेताब रहने लगे, क्योंकि जहां एक तरफ बॉलीवुड लगातार फ्लॉप मूवीज देकर अपनी रेप्यूटेशन खराब कर रहा था, वहीं राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। अब आने वाले टाइम में राजामौली फैंस के लिए कई धमाकेदार फिल्में लाने वाले हैं और कुछ टाइम पहले